का ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपी और एक एनपीएन। तो देखते हैं आपको कितना याद है, कितना आपने पढ़ा है। तो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर हैं, एक पीएनपी और एक क्या होता है आपका एनपीएन। अगर बाहर की ओर होता है तो बताओ कौन सा होता है, कौन सा रहता है ट्रांजिस्टर, एनपीएन, ठीक है ना। बाहर की ओर अगर है तो एनपीएन, और यही सिंबल अगर धारा अंदर की ओर रहती है तो ये कौन सा होता है आपका पीएन, ठीक है। चलो ये किस किस के मध्य होता है, तो ये कौन सा आपका टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये वाला जो टर्मिनल है ये क्या कहलाता है आपका एमीटर, ठीक है। ये जो टर्मिनल है ये क्या कहलाता है आपका बेस, और ये जो टर्मिनल है ये क्या कहलाता है कलेक्टर। एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो यहाँ पर जो दोनों के मध्य वोल्टता होगी वो कैसी होगी, VEB। एमीटर और बेस के मध्य वोल्टता VEB, और ये वाली जो वोल्टता हो जाएगी इसको हम क्या कहेंगे, VCB, कलेक्टर और बेस के मध्य, ठीक है। यहाँ पर जो धारा होगी उसको मैं कहूँगा IE, यहाँ पर धारा IC और यहाँ पर धारा IB। क्लियर, ये सारे टर्म्स हैं वो अपने काम में आने, ठीक है ना। अब आज सबसे पहले हम चिन्ह नोटेशन है वो देखते हैं कि इनको किस प्रकार से हम टेकल करते हैं। अच्छा, जो सामान्य देखो इधर जो मैंने किया है वो का वही क्या रहेगा आपका इधर रहेगा, यानी ये का यही कौन सा रहेगा इन दोनों के मध्य, V E और B के मध्य है तो EB, C और B के मध्य है तो VCB, IE IB IC, ओके। बेसिक ट्रांजिस्टर है ये। कौन सा विन्यास मैंने बनाया है, 3 विन्यास होते हैं इसके, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उभयनिष्ठ आधार विन्यास और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। जब तक कुछ भी नहीं कहा जाता है तब तक क्या काम में लेते हैं अपन, उभयनिष्ठ आधार विन्यास। तो आधार है वो दोनों में एमीटर और कलेक्टर में कॉमन है, इसलिए क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास कहलाता है, ठीक है। अब चिन्ह नोटेशन की बात अपन कर रहे थे, तो 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर है देखो, एक है एनपीएन और एक क्या है पीएनपी। दोनों के लिए हमें देखना है IE IB IC VCE VCB, ओके। ये सारे टर्म्स हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं, IE IB IC VEB VCB, और एक और रहेगा किस किस के मध्य, VCE। कम काम में आता है लेकिन फिर भी कलेक्टर और एमीटर के मध्य में भी वोल्टता तो रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, VCE, ठीक है। एनपीएन की स्थिति देखते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था सक्रिय प्रचालन की अवस्था, तो सक्रिय प्रचालन की स्थिति क्या है, सक्रिय प्रचालन किसे कहते हैं, जब प्रथम संधि अग्र बायस और द्वितीय संधि क्या हो, पश्च बायस हो, ओके। अग्र बायस यानी बैटरी का देखो N है तो नेगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे इधर, यही रहेगा। अब धारा किधर बहेगी, इस तरफ,
क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है धारा। तो इसमें धारा क्या आएगी, इधर बाहर की ओर आएगी, और ये आई किधर शो करता है आपका अंदर की ओर, तो इसके विपरीत दिशा में है। इसलिए एनपीएन की क्या हो जाएगी धारा, धारा का मान क्या हो जाएगा, आई का मान इसके क्या है, विपरीत है, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव। ओके, आई बी पॉजिटिव टर्मिनल 2 इधर जा रही है, तो ये क्या है, इसके लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, आई बी का मान हो जाएगा प्लस। आई सी का मान कैसे रह जाएगा, तो आई सी इस प्रकार से सिंबल नोटेड होगा ना आपका, ठीक है ना। ये आई ई बाहर की ओर जा रही है, इसमें ये वाली रहेगी। आई बी है, ये किधर रहेगी, अंदर की ओर रहेगी, ठीक है। चलो आई सी का मान क्या है, अंदर की ओर ही है। देखते हैं, प्रथम संधि अग्रवायसित, दूसरी संधि पश्चवायसित। पश्चवायसित यानी एन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और इसको नेगेटिव से, इसी प्रकार जोड़ेंगे तो पॉजिटिव, तो धारा किधर बहेगी, अंदर की ओर, और जब ट्रांजिस्टर में धारा अंदर की ओर होती है वो क्या कहलाती है, आपकी पॉजिटिव। तो आई सी भी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव, ठीक है। वी सी ई, इसकी क्या स्थिति है, वी सी ई, वी सी बी और वी ई बी। अच्छा, पहला वी सी ई लगा दिया क्या मैंने, वी ई बी है भाई, तो पहला ना वी ई बी, क्या स्थिति रहती है वी ई बी की, वी ई बी देखो क्या है, विपरीत है भाई, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो ये क्या है, नेगेटिव, इसलिए ये मान क्या है, नेगेटिव। दूसरा वी सी बी क्या है, पॉजिटिव है, और तीसरा मान क्या है, वी सी ई, तो वी सी ई क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या है, वी सी ई, सी और ई दोनों आप देखेंगे तो सी पहला क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। आगे ध्यान में फिर से मैं बता देता हूँ कैसे इनको नोटिफाई किया मैंने। एक को याद कर लेंगे तो दूसरा तो इसका विपरीत है, और समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। कितना याद रखोगे आप, एक बार समझ लेंगे तो बड़ा सुविधा युक्त रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, देखो इसको बेसिक एक ही है कि हमेशा ट्रांजिस्टर को हम देखते हैं सक्रिय प्रचालन की अवस्था के अंदर, और सक्रिय प्रचालन की अवस्था में प्रथम संधि अग्रवायसित और द्वितीय संधि क्या होती है, पश्चवायसित होती है। तो प्रथम संधि अग्रवायसित, और अग्रवायसित रखने के लिए एन को मैंने किससे जोड़ा, नेगेटिव से, और पी को जोड़ा पॉजिटिव से, ठीक है। तो पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से। तो देखो ये धारा इधर बहेगी, तो इधर अंदर की ओर ट्रांजिस्टर में बह रही है बी के टर्मिनल पर, तो अंदर की ओर बी पर है तो पॉजिटिव है, तो आई बी को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव। ई पर बाहर की ओर जा रही है, इसलिए ये धारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और क्या बचा, ये दोनों आ गए। अब दूसरा आई सी, तो पश्च क्या है आपका, व्युत्क्रम बायस, या अपन क्या कह सकते हैं इसको, रिवर्स बायस में लगाते हैं। तो सी को एन को पॉजिटिव से जोड़ा है रिवर्स बायस के लिए, तो धारा क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी अंदर की ओर जा रही है एसी टर्मिनल पर, अंदर की ओर जा रही, तो ये भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ओके, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। वी ई बी, तो ई और बी टर्मिनल के मध्य, तो ई देखो क्या है, नेगेटिव होना क्या चाहिए था, ई पहले है तो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो वी ई बी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। दूसरा वी सी बी, तो सी क्या है, पॉजिटिव है बी के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में देख रहे हैं ना आप, तो इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो वी सी बी, तो ये वाला भी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, और तीसरा वी सी ई, तो सी पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, पॉजिटिव, ठीक है। इसका ठीक व्युत्क्रम पीएनपी, तो पीएनपी की बात जब मैं करता हूँ तो पीएनपी के लिए क्या करना है भाई, इसका वैसे तो देखो व्युत्क्रम ही हो जाएगा सारा का सारा, फिर भी समझो तो और समझ लो। पी को किससे जोड़ेंगे आप, पॉजिटिव से, ठीक है, और एन को नेगेटिव से। तो पी को पॉजिटिव से धारा पर किधर बहेगी, आई ई, पॉजिटिव, अंदर की ओर बह रही है ना, तो धारा ये पॉजिटिव। अच्छा, इधर क्या जाएगी, आई बी, इधर जाएगी, इधर से आकर इधर चली गई, तो ये क्या हो गया आपका, आई बी नेगेटिव।
और आई सी, तो इस टर्मिनल को किससे, पी एन पी, और पी को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से, और ये पॉजिटिव से। तो ये भी क्या है, धारा बाहर की ओर है, क्योंकि इधर से आई इधर गई, और ये भी इधर से आकर आपकी इधर जाएगी। तो आई सी क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। इसी प्रकार वी भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यानी इसका क्या मान होता है, पी एन पी होता है वो ठीक क्या होता है, इसका जस्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा है, इसकी जो चिन्ह मान्यताएं हैं उनके बारे में ये पढ़ा है। ओके, यहाँ पर क्या क्या है, आई ई है वो संधि ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा है, आई बी आधार धारा है, आई सी संधि ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा है, और वी ई बी संधि ट्रांजिस्टर के आधार के सापेक्ष उत्सर्जक की वोल्टता, वी सी बी है वो आधार के सापेक्ष संग्राहक की वोल्टता, और तीसरा कौन सा बच गया, वी सी ई उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक की वोल्टता। ठीक है, तो ये हमने सारा इसका बेसिक था वो अध्ययन किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या कहते हैं इसको, चिन्ह मान्यताएं हैं वो हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लेना, समझ लेना बढ़िया से। कोई डाउट हो वीडियो को दोबारा देखकर आप समझ सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं वोल्ट एम्पियर संबंध के अंदर। ठीक है, अच्छा इनमें घटकों के संबंध भी होते हैं क्या कुछ। आई ई का जो मान है वो किस किस से रहेगा, तो हम कहते हैं आई ई जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी तो मिलेगी, और होल्स है उनके कारण भी मिलेगी। तो आई ई के दो घटक रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, उन दोनों का योग है वो अपने को प्राप्त होगा। यहाँ पर कह सकते हैं, अपन इस प्रकार से भी हम इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कारण और होल्स के कारण, इन दोनों घटकों के कारण आई ई का कुल मान है वो अपने को इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, मेजर कौन सा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के जिससे अपने को ज़्यादा प्राप्त होती है धारा एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, और पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें किसके द्वारा होती है, होल्स के द्वारा। ठीक है, अच्छा ये कुल निवेशी धारा यही होती है भाई ट्रांजिस्टर में, यानी सबसे ज़्यादा धारा यही होती है। यही बात में इसका कल भी मैंने बताया था थ्योरी में तब आपको, कि इसका कुछ पार्ट है वो आईसी में, मैक्सिमम पार्ट है वो आईसी में चला जाता है, कुछ पार्ट होता है वो आईबी में चला जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ठीक है ना, ये हम सामान्यतया काम में लेते हैं। आई बराबर आई बी प्लस आई सी उत्सर्जक धारा है, उसको योग के रूप में अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना, संग्राहक धारा भी दो प्रकार से मिलकर बनी होती है, एक आई सी बहुसंख्यक और एक आई सी अल्पसंख्यक। जो बहुसंख्यक के कारण धारा प्राप्त होती है, जैसे आई ई की ये बात हो गई। आई सी की बात करें तो आई सी बहुसंख्यक, बहुसंख्यक क्या होंगे, तो अगर बहुसंख्यक की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रांजिस्टर कैसे होगा। और एक रहता है ICO जिसको हम कहते हैं सामान्यतया क्षरण धारा। ठीक है ना, क्षरण धारा के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। तो IC और ICO ये दोनों प्रकार से हम इसको कंसीडर है वो करते हैं। किस प्रकार से, तो हमने IC जो है आपका मान है, IC क्या है, संग्राहक धारा है। तो बहुसंख्यक में कह रहा था कि डिपेंड करता है कौन से है। तो जैसे यहाँ पर अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो बहुसंख्यक आवेश वाय क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी यहाँ पर फिर है जो संग्राहक धारा है वो भी बहुसंख्यक यानी इलेक्ट्रॉन्स के कारण मिलेगी, वो तो क्या हो जाएगी, IC हो जाएगी। और ICO क्या हो जाएगी, तो अल्पसंख्यक के कारण धारा, यानी इसमें होल्स के कारण धारा होगी इस संग्राहक में, तो वो क्या कहलाएगी, क्षरण धारा कहलाएगी। ऐसे ही PNP ट्रांजिस्टर की बात अगर हम करें तो इसमें तो विपरीत स्थिति हो गई, यानी इसमें अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक है वो इलेक्ट्रॉन्स और बहुसंख्यक क्या है, होल्स। तो उसके अंदर IC जो मान प्राप्त होगा वो ये तो रहेगा होल्स के लिए, और ICO किससे प्राप्त हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से इनके मान है वो ज्ञात करते हैं। ठीक है, अल्फा, अल्फा क्या होता है, तो अल्फा को हम कहते हैं धारा लाभ। अल्फा एक नोटेशन अपने आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, धारा लाभ। अच्छा, लाभ क्या होता है जी, आउटपुट बाय इनपुट,
वो क्या कहलाता है, धारा लाभ। तो हम कैसे, सामान्यतया ये होता है IC/IE, ये किसको डिनोट करेगा, आपके धारा लाभ को डिनोट करेगा। अगर DC है तो इस प्रकार से डिनोट करेंगे IC/IE, और AC है तो AC को हम किसके द्वारा डिनोट करेंगे, डेल IC/डेल IE। ये किस में है भाई, ये I अल्फा है। ये अल्फा कब डिनोट करते हैं अपन, तो अल्फा तो हम डिनोट करते हैं अपने, अल्फा और बीटा दो प्रकार के होते हैं। तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास रहता है तब हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास रहता है या उत्सर्जक विन्यास रहता है तब किसके द्वारा डिनोट करते हैं इसको, धारा लाभ को बीटा के द्वारा हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक था इसका, उसके बारे में पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे। संधि ट्रांजिस्टर का सक्रिय प्रचालन से आप समझते ही हैं अर्थ। सक्रिय प्रचालन का मतलब क्या होता है कि जब इसमें सक्रिय प्रचालन मतलब प्रथम संधि अग्रवायसित और द्वितीय संधि पश्चवायसित हो तो वो क्या कहलाता है आपका, कौन सा कंडीशन कहलाती है, सक्रिय प्रचालन की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ अभिलाक्षणिक वक्र, तीनों प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र हैं वो अपने को पढ़ने हैं। अब हम पढ़ते हैं उभयनिष्ठ आधार विन्यास के बारे में और इसके अभिलाक्षणिक वक्र। NPN और PNP आपको समझ में आ ही गया। ये डायग्राम आपका बनाया हुआ है। ठीक है, किसका डायग्राम है ये, उभयनिष्ठ आधार विन्यास है भैया, उभयनिष्ठ आधार विन्यास। उभयनिष्ठ आधार विन्यास क्या होता है, तो ये आपके पास डायग्राम है, यानी जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का जो आधार है वो उभयनिष्ठ या कॉमन रहता है तो वो क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास कहलाता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि दोनों के मध्य जो स्थिति रहती है वो क्या कहलाती है, सक्रिय प्रचालन की अवस्था, और सक्रिय प्रचालन की अवस्था ये वाली इसमें रहती है। चिन्ह नोटेशन सारे हम देख चुके हैं, इसके बारे में बातचीत कर चुके। अब हम सीधा इसमें बात करेंगे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में। ठीक है ना, थ्योरी सारी मैं बता चुका हूँ आपको, कल से बता रहा हूँ, वही थ्योरी है, कोई अलग नहीं है इसकी। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं इसके निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में। तो निवेश किस किस के मध्य हो रहा है, निवेश भाई ये वाला पार्ट, इधर वाला तो है निर्गत, और इसके इधर वाला पार्ट क्या है, निवेश। तो निवेश में VI वक्र हम कहते हैं, यानी वोल्टेज और धारा वक्र है वो कहते हैं। तो कौन सा तो वोल्ट था और कौन सा ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके अंदर किस किस के मध्य होगा, ये VEB, क्योंकि यही है, और दूसरा क्या है IE। तो IE और VEB के मध्य जो ग्राफ खींचा जाए तो वो क्या कहलाता है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। कंडीशन क्या रहती है कि इस कंडीशन के अंदर आपके जो दूसरा मान है VCB है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है ना, यानी जब हम ये वक्र खींचे IE और VEB के मध्य तो VCB का मान क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब इस बैटरी को एक जगह फिक्स कर देना चाहिए, इसको बार बार वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जब हम अलग अलग पॉइंटों पर देखते हैं स्थिति, तो क्या स्थिति इसकी रहती है
ये वोल्टता है और यहाँ पर ये जो है मिली एम्पियर के अंदर धारा का मान है। धारा क्या है आपका आई का मान है। ठीक है, देखते हैं तो किस प्रकार से मान है वो प्राप्त होता है अपने को। इस प्रकार से ये मान है वो अपने को इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, किसके मान के लिए? तो यहाँ पर अपन देखते हैं VCB का कांस्टेंट मान इसमें होता है, यानी ये जो वैल्यू अपने को प्राप्त होती है VCB बराबर 0 वोल्ट पर प्राप्त होती है। ये जो वैल्यू है VCB बराबर -4 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर अपन देख रहे हैं -4 क्यों? ये अपोजिट लगाया ना अपन ने, रिवर्स बायस है, और इसमें क्या है नेगेटिव, VCB नेगेटिव है। ठीक है ना, वहाँ साइन आपने देखा था VCB नेगेटिव था, तो VCB -4 वोल्ट, और ये और मान जब बढ़ाते हैं VCB बराबर -10 वोल्ट, तो हम देख रहे हैं कि VCB के मान में कमी करने पर, यानी अपन अंकीय कमी अगर करते हैं, क्योंकि 0 वोल्ट बड़ा है, -4 भी छोटा है, -10 उससे भी छोटा है, या हम कहें कि VCB के मान को बढ़ाने पर इसको माइनस साइन कंसीडर ना करें, तो जैसे 0 था पहले 4 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, तो ये वक्र किधर शिफ्ट होता है आपका? किधर की ओर? इधर की ओर शिफ्ट होता है, यानी आई के मान में क्या होती है? कमी आती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी धारा निवेशी धारा कौन सी है? उत्सर्जक धारा, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि VCB को नियत रखकर उत्सर्जक धारा IE और उत्सर्जक आधार वोल्टता VEB के मध्य खींचा गया वक्र है, वो क्या कहलाता है? निवेशिक अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ठीक है, और डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। VCB के स्थिर मान के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर जब VEB का मान बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जक धारा IE का मान भी बढ़ता है। क्या कह रहे हैं कि इस VCB कांस्टेंट यानी 0 वोल्ट की मैं बात करूं तो इसमें जब जैसे जैसे VEB का मान बढ़ा रहा हूं यहाँ पर, तो ये VEB का मान बढ़ने से 0.2 था तो कितना था? इसका मान 0 था, फिर 0.4 किया तो मान बढ़ा, फिर 0.6 किया तो मान बढ़ा, फिर 0.8 पर फिर मान बढ़ा, फिर 1 के ऊपर फिर देखो मान वो एकदम से बढ़ गया। यानी जैसे जैसे VEB का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? धारा IE के मान में वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या है? इसका निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और अपन देख सकते हैं कि VCB के एक स्थिर मान के लिए VCB का कोई भी कांस्टेंट मान तो अपन लेते हैं, यहाँ पर अपन देख रहे हैं, लेकिन VEB के एक निश्चित मान से कम मान ले लो, जैसे 0.2 वोल्ट से कम मान लेते हैं तो हमें कोई धारा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना, यहाँ पर अपने ये देख रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि VEB वोल्टता का एक ऐसा मान जिससे कम मान के लिए उत्सर्जक धारा अत्यल्प प्राप्त होती है, तो वो क्या कहलाती है? संधि ट्रांजिस्टर की प्रारंभिक वोल्टता या दहली वोल्टता कहलाती है। ठीक है, अच्छा जी, इसको किस रेजिस्टेंस किसके द्वारा डिनोट करते हैं? तो RI, और V बराबर क्या होता है? RI। तो V क्या है यहाँ पर? VEB, और I क्या है? तो IE, तो VEB बाई IE, ये दो इसका जो अनुपात है, ठीक है ना, वोल्टता और धारा का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध कहलाता है। तो RI बराबर VEB अपॉन IE। ठीक है, ये हम इस प्रकार से किसको डिनोट करते हैं? इसके निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के प्रतिरोध को डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र की तरफ। ठीक है, मिली एम्पियर में मान होता है और ये सामान्य वोल्टता के अंदर मान है वो प्राप्त होता है। चलो अब हम क्या देखते हैं? इसके निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र को। किस प्रकार से प्राप्त होता है निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र?
ये आपका जो मान है वो किसका प्राप्त होता है, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र का कर्व है वो इस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है। किस किस के मध्य निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र होता है, तो देखो निर्गम में क्या है, एक तो VCB है और एक क्या है IC है, यानी ये जो वक्र होगा किसके मध्य होगा, VCB और IC के मध्य ये वक्र है वो अपने को प्राप्त होगा। साइन क्या होंगे, तो VCB भी क्या है आपका नेगेटिव है और IC है वो भी क्या है बाहर की ओर धारा आ रही है तो नेगेटिव है, यानी दोनों मान नेगेटिव होंगे। इस कंडीशन में कांस्टेंट क्या होगा, तो इधर IB है, ठीक है ना, IE, तो इधर जो मान है आपका IE का वो क्या रहता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। जैसे ये IE बराबर 0 मिली एम्पियर, ये 10 मिली एम्पियर, ये 20 मिली एम्पियर, किसका मान है ये IE का 20 मिली एम्पियर। ऐसे ही हम कह सकते हैं ये I बराबर 40 मिली एम्पियर और ये क्या I बराबर 50 मिली एम्पियर, ठीक है। VCB क्या रहता है, तो VCB का मैंने आपको पहले ही कहा मान क्या होता है, इसका नेगेटिव होता है, तो 0, 0.25, -4, 8, 10, -4, -8, -10, इस प्रकार से ये मान है वो प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा इसका मान 0, 10, 20, 40 और ये 50 किस में रहता है, मिली एम्पियर, IC इन मिली एम्पियर, ठीक है। इस प्रकार से ये वक्र है वो अपने को प्राप्त होता है। अच्छा जी ये कैसे है, तो IC देखो इधर क्या है बाहर की ओर है, तो ये साइन क्या रहेगा, इसका नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो -20, 10, 40, 50, ओके। चिन्ह नोटेशन आपके किस हिसाब से लिए जाएंगे मैंने आपको पहले बता दिया, उस हिसाब से हम इनको लेंगे। इसके 3 क्षेत्र होते हैं भैया, जो हम अभी तक बात कर रहे थे सक्रिय प्रचालन, वो कौन सा क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र होता है, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र रहता है क्या कहलाता है आपका, सक्रिय क्षेत्र। ये जो इसके डैश डैश रेखा है इसके पहले का ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है संतृप्त क्षेत्र, ठीक है ना, संतृप्त क्षेत्र। और ये वाला जो है यानी इस I बराबर 0 और इस VCB अक्ष के मध्य ये जो है ये कहलाता है आपका अंतक क्षेत्र, ठीक है ना। इस क्षेत्र में कोई धारा प्राप्त नहीं होती, IE और IC, तो IC क्या मिल रही है आपको, कहाँ पर मिल रही है, इसमें बाहर की ओर, ठीक है ना, ये निर्गत, तो निर्गत के लिए मान अपने को प्राप्त होता है। तो सक्रिय क्षेत्र है ये इसमें किस प्रकार से करता है, कांस्टेंट मान है वो अपन देख रहे हैं यहाँ पर वो प्राप्त होता है, यानी ये इनपुट भी 40 था तो आउटपुट भी क्या है 40 मिल रहा है, इनपुट 10 है तो आउटपुट क्या मिल रहा है 10 मिली एम्पियर मिल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें कांस्टेंट मान फर्क पड़ता है, यानी इसमें VCB के मान का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतक क्षेत्र की अच्छा इसमें बात करें सक्रिय क्षेत्र, तो एक संधि अग्रवायसित और अंतिम संधि पश्चवायसित होती है। इस अंतक क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो दोनों संधियां हैं वो पश्चवायसित रहती है, इसलिए नगण्य मान मिलता है धारा का माइक्रो एम्पियर में, या हम कहते हैं नहीं मिलता है, ठीक है। ये अंतक क्षेत्र हो गया। संतृप्त क्षेत्र की बात करें तो जैसे जैसे जितना इनपुट देंगे एकदम तीव्रता से उतना का उतना आउटपुट है वो आपको मिलता चला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें 0 से उधर बढ़ते जाते हैं मान, तो क्या होता है तीव्रता से इसका मान बढ़ता चला जाता है। इसमें दोनों संधियां क्या रहती है अग्रवायसित रहती है, ठीक है। तो ये मैंने किसका डिस्कशन किया है आपको, ये सारा डिस्कशन हमने किया है इसका किसके बारे में, ये सारा जो भी डिस्कशन था 3 क्षेत्र हो गए इसके निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र का। तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र किस किस के मध्य खींचा जाता है, IC और VCB अक्ष के मध्य खींचा जाता है, IE को नियत रखते हुए। 3 क्षेत्र है इसके,
सबसे पहला अंतक क्षेत्र है जिसके अंदर दोनों संधियां पश्चवायसित रहती है और हमें धारा का मान नहीं प्राप्त होता है। द्वितीय संतृप्त क्षेत्र है जब दोनों संधियां अग्रवायसित होता है और हमें धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मिलता है, यानी जितना इनपुट VCB बढ़ाते हैं उसके सापेक्ष ही धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और तीसरा सक्रिय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में क्या रहता है, तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर सक्रिय क्षेत्र जो है इसमें VCB के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना इनपुट देते हैं लगभग उतना का उतना ही हमें क्या मिलता है, आउटपुट है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा है, इसके बारे में। आर आउट तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका आर आउट का, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं इधर क्या है VCB बटा IC, ये क्या हो गया, इसमें रेजिस्टेंस है उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और धारा प्रवर्धक गुणांक क्या हो जाएगा इसका, तो धारा प्रवर्धक गुणांक अल्फा के द्वारा डिनोट करेंगे। अल्फा DC, अगर अल्फा की बात करें तो धारा प्रवर्धक गुणांक मैंने कहा था आपको IC क्या है, आउटपुट, और इनपुट क्या है IE, तो IC बाई IE का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है आपके, इसका धारा प्रवर्धक गुणांक। इस कंडीशन में हम VCB को क्या रखते हैं, नियत रखते हैं। ठीक है, अगर AC हो अल्फा AC तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल IC बाई डेल IE। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आप पढ़ें आज की क्लास में, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।